नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज हम बात करेंगे एचपीएससी को लेकर। और यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली के अंदर कि 17 फरवरी को एचपीएससी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। विपक्ष जाग गया है सर, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये अच्छी खबर है, विपक्ष जाग गया है। ये हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, इवन मैं यहां तक कहूंगा कि सरकार के लिए भी ये अच्छी खबर है। क्योंकि जब विपक्ष सतर्क होता है, विपक्ष सड़कों के ऊपर होता है, विपक्ष हर उस मुद्दे को उठाता है जो जनता से जुड़ा हो, जहां सरकार का कोई फेलियर नजर आता हो, तो फिर सरकार की परफॉर्मेंस भी सुधरती है, सरकार का काम करने का तरीका सुधरता है। तो ये अच्छी बात है। ये बड़ा मुद्दा है मनदीप जी, जो आज दीपेंद्र हुड्डा ने यूथ कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि 17 तारीख को घेराव किया जाएगा एचपीएससी का। इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के युवा पहले से ही सक्रिय हैं। लगातार धरना चल रहा है पंचकुला में। युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि ना सिर्फ हरियाणा की नौकरियों में, बड़े पदों की नौकरियों में बाहरियों को ज्यादा सिलेक्ट किया जा रहा है, बल्कि यह तक हो रहा है अब तो कि सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, सिर्फ रिजेक्शन हो रही है। 1700 पद, सिलेक्शन सिर्फ 39 लोगों का। मतलब एक तरह से यह साजिश हो रही है कि हरियाणा के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को यह साबित कर दिया जाए कि किसी लायक है ही नहीं, ये कोई पेपर क्लियर नहीं कर सकते, ये पढ़ाने के लायक नहीं है, ये बड़े पदों के ऊपर नौकरी करने के लायक नहीं है। तो ये हरियाणा के जो इंटेलेक्ट है उसके ऊपर चोट मारी जा रही है। ऐसे में अगर विपक्ष इसी तरह घर बैठा रहता तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती। लेकिन अगर अब ये हो रहा है तो आप देखिएगा कि इसका तमाम चीजों के ऊपर, सरकार से लेके विपक्ष, विपक्ष से लेके जनता, तमाम चीजों के ऊपर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। जी, इसके साथ साथ जो बातें होती हैं कि बाहर का चेयरमैन है, हरियाणा का चेयरमैन नहीं है, अगर हरियाणा का चेयरमैन बन जाए एचपीएससी बोर्ड का, तो क्या कुछ आप बदलाव मानते हैं? कुछ बदलाव होगा एचपीएससी को लेकर? बिल्कुल, ये जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है इसमें एक बड़ी मांग ये भी है कि जो चेयरमैन है इसको बदला जाए और किसी हरियाणवी को इस पद के ऊपर बैठाया जाए। एक बेसिक सी हमारी एक समझ है, तमाम लोगों की समझ होती है कि अगर हरियाणा का व्यक्ति होगा तो हरियाणा के बारे में कुछ तो सोचेगा, वो हरियाणा को लेकर कुछ तो कंसर्न होगा। तो ये अपने अपने क्षेत्र से एक लगाव, अपने रिसोर्सेज को अपने ही लोगों में देने की एक जो है ह्यूमन टेंडेंसी है, हर नेता की टेंडेंसी है। तो ये एक डिमांड है। और ये डिमांड किस लिए है? इसके पीछे का रीजन वही है कि जब से ये बाहरी जो चेयरमैन लगे हैं तो बहुत सारी भर्तियों में हमने देखा है, पिछले डिस्कशन में भी मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने पढ़ के बताई थी कि कितनी ऐसी भर्तियां हो चुकी हैं जिसमें हरियाणा के लोग कम लग रहे हैं, बाहर के लोग ज्यादा लग रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा था कि क्या हरियाणा वाले ये सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी की क्लर्क और चपरासी बनने लायक ही है? क्या वो अधिकारी बनने की क्षमता नहीं रखते हैं? तो इसलिए ये डिमांड उठी है और ये वाजिब है। हरियाणा के कितने ऐसे लोग हैं जो किसी और राज्य में जाके वहां के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, वहां के किसी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन बने हो? तो फिर हरियाणा के साथ ये क्यों हो रहा है? और बाकी और कितने राज्य हैं जहां पर किसी राज्य के भर्ती बोर्ड का जो चेयरमैन हो, वो जो तय करता है कि किस तरह की भर्तियां हो, किस तरह के नियम हो, वो किसी और राज्य का हो। बाकी राज्यों में व्यवस्था ये की जा रही है और उसमें बीजेपी शासित राज्य सबसे ज्यादा शामिल हैं। व्यवस्था ये की जा रही है कि भर्तियों की प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए कि हमारे राज्य की नौकरियां सारी की सारी हमारे ही राज्य के लोगों को मिले। उसके लिए चाहे लैंग्वेज का अलग से पेपर करना हो या फिर अपनी भर्तियों के पेपर में जीके, स्टेट जीके, उसका पोर्शन बढ़ाया जाए। 30-30, 40-40% तक का पोर्शन रखा जाता है। और मैं बीजेपी शासित राज्यों की बात कर रहा हूं और बाकायदा इसके बारे में कई राज्यों में चर्चा होती है और बड़े गर्व से वो लोग बताते हैं कि हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। गुजरात में व्यवस्था है ऐसी, कई नियम और बरसों से नियम है, वहां पर ऐसी प्रक्रिया बना रखी है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो लोकल हैं, गुजराती हैं, उन्हीं को वहां की नौकरियां मिले।
इवन प्राइवेट नौकरियों में भी ऐसे नियम बना रखे हैं, सीधे तौर पर आरक्षण नहीं दिया जाता क्योंकि वो कोर्ट में जाके लटक जाता है। राजस्थान में ये हो रहा है, मुश्किल से 1% किसी बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी सारी की सारी भर्तियां लोकल लोगों की होती है क्योंकि वहां स्टेट जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री ने सरेआम कहा कि हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, बाहर के लोग नौकरी पाना तो क्या यहां आके बसना मुश्किल हो जाए। तो हर राज्य अपने अपने अधिकारों की, अपनी नौकरियों की प्रोटेक्शन करता है क्योंकि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। उनकी पहली जवाबदेही किसी भी राज्य की जो सरकार है उसकी राज्य की जनता के लिए होती है। तो यह है सर। इसके साथ साथ अगर बात करें, एचपीएससी भी ऐसा लग रहा है कि सरकार के पीछे लगी पड़ी है। आपने देखा कि पीछे 2 रिजल्ट आए और दोनों पे हंगामा मचा हुआ है, तो ये क्या वजह है सर? 2 चीजें हैं मनदीप जी। एक तो ये है कि ये एचपीएससी और सरकार मिली भगत से हो रहा है, और दूसरा ये हो सकता है कि क्या एचपीएससी सरकार के कहने से नहीं चलती, और ये दोनों ही चीजें क्वेश्चनेबल हैं। पहली बात, मैंने पिछले डिस्कशन में भी आपको बताया था कि एचपीएससी कितनी सरकार के कहने पर चलती है कि मनोहर लाल खट्टर तो खुद कहते हैं कि मैंने सेक्रेटरी को कॉल किया और कहा कि अभी रिजल्ट निकालो, जबकि मनोहर लाल खट्टर का संवैधानिक तौर पर ऐसा अधिकार ही नहीं है कि एचपीएससी के कामकाज में कोई दखल कर सके। दूसरी बात, अगर दखल नहीं कर सकते तो फिर बीजेपी इस बात की वाहवाही क्यों लूटती फिरती है कि जी हम बड़ी पारदर्शी नौकरियां दे रहे हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से नौकरी दे रहे हैं, तो फिर ये क्रेडिट एचपीएससी को क्यों नहीं देते? तो ये बीजेपी को या राज्य सरकार को क्रेडिट क्यों जाता है? तो दखल अंदाजी की बात तो है ये, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये होगी कि एचपीएससी अगर सरकार की सुन ही नहीं रहा होगा तो फिर वो कहां से चल रहा है? क्या तमाम कार्यक्रम बीजेपी के, यहां तक कि राज्य सरकारों के जो तमाम कार्यक्रम तय होते हैं वो केंद्र से, वो बीजेपी हेडक्वार्टर से तय होते हैं? तो ये तो दोनों ही स्थितियों में सरकार तो सवालों के घेरे में है, ये कार्यप्रणाली तो घेरे में है ना कि भी नौकरियां क्यों नहीं दे रहे आप? हरियाणा की नौकरियां हरियाणा के युवाओं को क्यों नहीं मिल रही है? क्यों बार बार ऐसे रिजल्ट्स निकाले जा रहे हैं? और बीजेपी, एचपीएससी, सरकार, एचपीएससी के बीच में क्या है क्या नहीं है, इस खेल से जनता का कोई वास्ता नहीं है। युवा पढ़ रहे हैं, कई कई सालों से वो पेपर की तैयारी करते हैं, कई कई साल भर्तियों का इंतजार करते करते वो ओवर एज हो रहे हैं, उन्हें नौकरी चाहिए। और ये जो पिछले दिनों में ऐसे वाहियात रिजल्ट्स आए हैं, इन रिजल्ट्स में या तो सुधार किया जाए या फिर इन जो भर्तियां हैं इनके खाली पदों के ऊपर तुरंत भर्ती हो। ये भर्तियों को लटकाने की जो पिछले 5 साल से एक प्रक्रिया चल रही है, ये बंद होनी चाहिए कि भर्तियों को लटकाए रखो, जानबूझकर विवाद खड़ा करो, भर्तियों को किसी न किसी तरह से जो इलेक्शन है वहां तक खींचो और इलेक्शन के पास आप भर्ती प्रक्रिया शुरू करो, और उसके बाद अटकी हुई भर्तियों को लेकर, अटके हुए रिजल्ट को लेकर आप जनता से, इन अभ्यर्थियों से, इन अभ्यर्थियों के परिवारों से वोट मांगो। यह राजनीति नहीं है, यह ब्लैकमेलिंग है। क्या ये अब की बार भी ऐसा ही होगा? सवाल सरकार से है जी। इसके साथ साथ जो हमने पीछे वीडियो बनाई थी उसमें एक कमेंट आया हुआ है, वो मैं पढ़ के आपके सुनाता हूँ। मनोज गुजर जी हैं, वो लिख रहे हैं कि मैं हरियाणा से हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में पर्ची और खर्ची के दम पर नौकरी न मिलने के कारण हरियाणा छोड़कर उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी के रूप में नौकरी कर रहा हूँ। आज जब मेरा बेटा स्क्रीनिंग टेस्ट में 58 नंबर पाकर एचपीएससी एडीओ का एसकेटी देने वाला है तो मुझे डर है उसे हार्ड मार्किंग 35% से कम अंक देकर सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। अब ऐसा लगता है कि उसे भी मेरी तरह नौकरी पाने के लिए हरियाणा छोड़कर बाहर यूपी और राजस्थान जाना पड़ेगा। ये कमेंट नहीं, अब देखो रैंडम व्यक्ति जिसको ना हम जानते हैं, ना वो कोई एविडेंस दे रहा कमेंट के हिसाब से, ना तो हम किसी सरकार के ऊपर, इवन अगर वो बीजेपी के ऊपर भी कोई आरोप लगाता तो हम उसको भी एंटरटेन नहीं करते किसी भी सरकार के ऊपर। और जब उस सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे सामने अभी है नहीं कि इनके कमेंट का जवाब दे दे जो इनेलो सरकार के बारे में कह रहे हैं। लेकिन इस बारे में तो जी। क्या सरकार के लोग इनकार कर सकते हैं कि आज हरियाणा में ये स्थिति है? ये हरियाणा के लोगों को निकम्मा, नकारा घोषित करने वाले रिजल्ट निकल रहे हैं। इसके साक्ष्य तो हमारे सामने है ना, इसके बारे में हम
बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई क्यों हरियाणा के लोगों को किसी और राज्य में जाके नौकरी ढूंढनी पड़े, क्यों हरियाणा के लोगों को विदेशों में जाना पड़ रहा है, क्यों हरियाणा के लोगों को उन देशों में जाना पड़ रहा है जहां पर युद्ध चल रहे हैं, क्यों हरियाणा के लोगों को रूस की आर्मी की तरफ से लड़ना पड़ता है, क्यों हरियाणा के लोगों को वहां पर यूक्रेन में जाके जंग में शामिल होना पड़ रहा है, या फिर इजराइल में जहां पर जंग छिड़ी हुई है वहां पर जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। तो हरियाणा के लोगों की ये समस्याएं, हरियाणा के युवाओं के जो ये मुद्दे हैं, इसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। और ये जो व्यक्ति इनके कमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, इनके तमाम आरोपों को अगर दरकिनार भी कर दिया जाए, मोटा मोटा हम ये मान के चले कि ये पिछली सरकारों के विरोधी थे, और ये तो जाहिर तौर पर फिर तो बीजेपी के समर्थक होंगे। अगर ये डरे हुए हैं, ये इस बात को लेकर कंसर्न हैं, तो फिर कहने को रह ही क्या जाता है। सर, इसके साथ साथ बुजुर्गों की जो पेंशन काटी जा रही है उसके विरोध में इनेलो एक बड़ा प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है पंचकुला के अंदर, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, ये अच्छी बात है। विपक्ष अब उन मुद्दों को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है जो सच में जनता को हिट कर रहे हैं, और ये बड़ा मुद्दा है। लाखों बुजुर्गों की वोट काटी जा रही है, माफ कीजिएगा, लाखों बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, और उन लोगों के काटे जा रहे हैं जिनकी पेंशन, जिनके बीपीएल कार्ड ठीक वोटिंग से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले लाखों की तादाद में बनाए गए थे, और उन लोगों ने बीजेपी को वोट दी, बीजेपी को हारी हुई बाजी जिताई है इन लोगों ने। तो ठीक चुनाव के बाद जब बीजेपी की सरकार बन गई तो उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दो लिहाज से इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। नंबर एक, क्या इन लोगों की, जिनकी अब तक तनख्वाह चल रही थी, पेंशन चल रही थी, बीपीएल कार्ड चल रहे थे, क्या इन लोगों के ये कार्ड गलत तरीके से बनाए गए थे? अगर गलत तरीके से, जो अभ्यर्थी नहीं थे, लाभार्थी नहीं हो सकते थे, जो शर्तों को पूरा नहीं करते थे, अगर उन लोगों के राशन कार्ड या पेंशन बनाई गई तो ये घोटाला है। तो फिर वो जो घोटाला किसने किया, वो किसकी सरकार थी, वो कौन लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ इन लोगों की पेंशन नहीं कटनी चाहिए। अगर इन लोगों की पेंशन सही थी, ये लाभार्थी थे, तो अब इनकी पेंशन क्यों कट रही है, इनके बीपीएल कार्ड क्यों कट रहे हैं? और कोई 2, 4, 5, 500, 700 लोगों की बात नहीं है, ये लाखों लोगों की बात है। लाखों राशन कार्ड देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में कटे हैं, लाखों पेंशन कट रही है, और बुजुर्ग जिनको एक तरह से एक बड़ा सहारा होता है पेंशन का, आज वो रो रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर अगर इनेलो सड़कों पर उतरती है, और ये इनेलो का ऐसा मुद्दा है क्योंकि चौधरी देवीलाल को, ताऊ देवीलाल को श्रेय जाता है बार बार बुजुर्गों की पेंशन शुरू करने का, तो इस मुद्दे को लेकर उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। विपक्ष तो है ही है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इन बुजुर्गों के संरक्षण में आगे आए। तो ये और अच्छी बात है। उधर से कांग्रेस सक्रिय है, इधर से इनेलो सक्रिय है, और ये दोनों सक्रिय हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि इन दोनों दलों के बीच में सिर्फ इस तरह की लड़ाई चलती रहती थी कि जी मैं विपक्ष हूं, ये बी टीम है बीजेपी की, नहीं ये बी टीम है, असली विपक्ष मैं हूं। तो आपस में यही चल रहा था ना। तो इस बात का निर्धारण सिर्फ ये जुबानी जंग से नहीं होगा। कौन ज्यादा सड़कों पर जनता के लिए लड़ेगा, कौन जनता के मुद्दों को उठाएगा, कौन सरकार के ऊपर दबाव डाल पाएगा, ये इससे तय होगा, और इसे जनता खुद तय कर लेगी। ये अच्छी बात है। कंपटीशन सिर्फ विपक्ष और सरकार के बीच में नहीं होना चाहिए, कंपटीशन जो विपक्षी दल हैं उनके बीच में भी होना चाहिए कि कौन जनता के लिए ज्यादा स्टैंड लेता है। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो भाई आप लोगों ने देख ही लिया है कि अब तो विपक्ष एक मजबूती दिखा रहा है, और आपका क्या कुछ कहना है वो भी आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।